Hello students, good morning. Today we discussed center of mass reference frame, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। इससे पहले हमने जो है निर्देश तंत्रों के बारे में पढ़ा, जो वामावर्त व दक्षिणावर्त दो टाइप के निर्देश तंत्र, जिसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोनों के अंदर हमने पार्टिकल्स की कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया द्रव्यमान केंद्र के बारे में, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है और द्रव्यमान केंद्र का जो है स्थिति सदिश क्या है। अब अगर हम द्रव्यमान केंद्र को ही मूल बिंदु मानकर, द्रव्यमान केंद्र को ही मूल बिंदु मानकर एक जो है निर्देश तंत्र की कल्पना करें या एक निर्देश तंत्र माने, तो ऐसा निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। द्रव्यमान निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग जैसे किसी विलगित निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र से जुड़ा हो, वह द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर विराम अवस्था में होगा, अर्थात इस निर्देश तंत्र में RCM = 0 तथा RCM 0 इट मीन्स VCM = 0, जिसके परिणाम स्वरूप इस निर्देश तंत्र में निकाय के लिए कुल रेखीय संवेग PM VCM भी शून्य होगा। इस कारण द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र, जीरो मोमेंटम रेफरेंस ऑफ फ्रेम भी कहा जाता है। चूँकि बाह्य बलों की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग नियत रहता है, अर्थात गैलीलियन रूपांतरण से हम जानते हैं किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील अन्य कोई निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा। अतः ऐसी स्थिति में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र को C निर्देश तंत्र या C फ्रेम रेफरेंस ऑफ भी कहा जाता है। प्रयोगशाला तंत्र में विवेचना से कई अधिक सरल होता है। जैसे विशेष टक्कर से संबंधित प्रायोगिक समस्याओं को C निर्देश तंत्र का L निर्देश तंत्र से अधिक सुविधाजनक है। उदाहरण के लिए जैसे हम बता दें, दो एक समान कणों की एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में जहां एक कण प्रयोगशाला तंत्र में स्थिर है से दूसरा कण V चाल से टकराता है तो गतिमान कण स्थिर हो जाता है व स्थिर कण V चाल से चलने लगता है। तो इस टक्कर को यदि द्रव्यमान केंद्र तंत्र में देखा जाए तो शून्य संवेग तंत्र होने के कारण यहाँ दोनों कण टक्कर से पूर्व एक दूसरे की ओर V/2 चाल से अग्रसर होंगे व टक्कर के पश्चात भी इतनी ही चाल से पृथक होंगे। तो इस कारण C निर्देश तंत्र में स्थिर कण या गतिमान कण का विभेदन नहीं रहता व टक्कर की यह घटना इस निर्देश तंत्र में पूर्णतया सम्मित है। तो टक्करों के द्रव्यमान निर्देश तंत्र के शून्य संवेग तंत्र होने के कारण यहाँ गणितीय विश्लेषण अधिक सरल से होता है। जैसे C निर्देश तंत्र में यह त्वरित तंत्र हो जाता है, तो इसका उपयोग बहुत नहीं रहता। कॉलिजन्स, टक्कर या संघटक। दैनिक जीवन में टक्कर शब्द से अभिप्राय दो वाहनों की टक्कर या दो गेंदों की टक्कर जैसी घटनाओं से होता है। यहाँ टकराने वाले पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या एक दूसरे को छूते हैं। भौतिक शास्त्र में टक्कर एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि टकराने वाले कण या पिंड वास्तव में एक दूसरे के संपर्क में आए। भौतिकी में यदि एक दूसरे के निकट आते दो कण बहुत ही अल्पकाल के लिए एक दूसरे से इस प्रकार अंतःक्रिया करें कि इस अंतःक्रिया के कारण बहुत ही शीघ्र इन कणों की गतियां परिवर्तित हो जाए, इस प्रक्रिया को टक्कर कहते हैं या कोलिजन कहते हैं। या टक्कर की प्रक्रिया में टकराने वाले कणों की कुल ऊर्जा एवं समय का संरक्षण होता है। संक्षेप में, टक्कर की प्रक्रिया में टकराने वाले कणों के मध्य समय का पुनः वितरण होता है। टक्कर की उपरोक्त वर्णित परिभाषा के आधार पर ही नाभिकीय भौतिकी घटनाओं में, जैसे नाभिकीय कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण परस्पर निकट आकर अंतःक्रिया कर स्कैटर्ड हो जाते हैं। भले ही वह एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हो, पर एक दूसरे से अंतःक्रिया द्वारा डिस्टर्ब्स होते हैं, पर जो है वो या तो प्रतिकर्षित होते हैं या आकर्षित होते हैं या स्कैटर्ड होते हैं। तो टक्कर या की यहाँ एक अलग विशेषता है। तो इस टक्कर के अध्ययन के कारण हम अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस टक्कर में जो है मेन वो है टक्कर से पूर्व कुल संवेग और टक्कर से कुल जो है गतिज ऊर्जा, उनके संरक्षण नियमों के आधार पर हम इनकी जो है चाल और इनके ऊर्जाओं के बारे में या टक्कर से पूर्व वेग क्या होगा या उसका मास क्या होगा, हम अलग अलग फाइंड आउट करने में सहयोग रहता है। जैसे टक्कर को यहाँ मूलतः दो भागों में बांटा गया, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। इलास्टिक
कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन टक्करों में टकराने वाले कणों के संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण होता है, अर्थात टक्कर से पूर्व टकराने वाले कणों की कुल गतिज ऊर्जा इजिकल टू टक्कर के पश्चात इन कणों की कुल गतिज ऊर्जा के इक्विवेलेंट होता है। जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में इनका संवेग संरक्षण तो होता है परंतु गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित नहीं रहती, अर्थात टक्कर के पश्चात व टक्कर के पूर्व इनकी गतिज ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में इनका ह्रास होता है। टक्करों में कुल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KI कुल अंतिम ऊर्जा KF से अधिक होती है, अर्थात KI ग्रेटर देन KF, तब गतिज ऊर्जा का क्षय होता है। यह गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा, ध्वनि या किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखिए, बंदूक से जब गोली लक्ष्य से टकरा कर रुक जाती है तो इसका ताप बढ़ जाता है। जैसे बंदूक से हम गोली दाग दें तो वो लक्ष्य से टकराने के बाद रुक जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। इसी प्रकार KI लेस देन KF प्राप्त होता है। तो वास्तविकता में सभी पिंडों के मध्य होने वाली टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं होती। यदि पिंड दृढ़ हो तो टक्करों को लगभग प्रत्यास्थ माना जा सकता है। इस समय यदि टकराने वाले कणों की गतिज ऊर्जा में होने वाली हानि बहुत कम हो तो टक्कर को प्रत्यास्थ माना जा सकता है। टक्कर का प्रत्यास्थ अप्रसात होना निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं है जिससे यह प्रक्षित किया जा सके, अर्थात जब टक्कर के पश्चात टकराने वाली वस्तुएं चिपक जाए या संयुक्त पिंड में निर्मित हो जाए तो इस प्रकार की टक्कर जो है हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। क्यों पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का होना लगभग इक्विवेलेंट नहीं है, कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। उदाहरण के लिए यदि गोली किसी लकड़ी के गुटके से टकरा कर उसमें धंस जाती है तो यह पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, किंतु पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का आशय यह नहीं कि समस्त गतिज ऊर्जा का क्षय हो जाए। यहाँ यह क्षय अधिकतम तो होगा परंतु उतना ही होगा जितना संरक्षण नियम से संगतता बनाई हुई है। तो टक्करों में विभेद है, जैसे गतिज ऊर्जा के संरक्षण के आधार पर ना कि ऊर्जा के। तो टक्कर चाहे जैसी भी हो, कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस अन्य प्रकार की ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, जबकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम गतिज ऊर्जा की बात करें जिसका संरक्षण नहीं होता, जबकि कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। टक्कर से पूर्व, टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात करें वो है गतिज ऊर्जा की। यहाँ हम एक उदाहरण लेके देख रहे हैं कि कणों की टक्कर का प्रयोगशाला निर्देश तंत्र एवं द्रव्यमान निर्देश तंत्र में विश्लेषण करके देखें क्या हो। तो माना दो कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ ए टू पार्टिकल। अगर प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में देखें हम, इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण जिनके प्रारंभिक वेग जो है वो है U1 व U2, इनके केंद्रों को मिलन रेखा के अनुदिश गति करते हुए प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। तो टकराने के पश्चात इनके वेग V1 व V2 हो जाते हैं जो पूर्ववर्ती रेखा के अनुदिश ही गति कर रहे हैं, अर्थात इस प्रकार की टक्कर को प्रमुख प्रत्यास्थ टक्कर या एक विमीय टक्कर कहते हैं। तो टक्कर के लिए संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व संवेग M1 U1 प्लस M2 U2 इजिकल टू टक्कर के पश्चात संवेग M1 V1 प्लस M2 V2। क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ है अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा भी है वो भी संरक्षित रहेगी। तो 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर इजिकल टू टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। इन समीकरणों को अगर हम रीअरेंज करें, फर्स्ट इक्वेशन में हमने M1 कॉमन लिया, देन U1 माइनस U2 इजिकल टू M2 कॉमन लिया तो V2 माइनस U1, और जो है समीकरण 42 इसमें से भी हमने M1 कॉमन लिया तो U1 स्क्वायर माइनस U1 इजिकल टू M2 U2 माइनस U2 स्क्वायर। देन हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की डेफिनेशन से देखें तो क्या होता है A प्लस B एंड A माइनस B। तो M1 U1 माइनस V1 डॉट U1 प्लस V1 प्लस इजिकल टू M2 V2 माइनस U2 V2 प्लस U2। अगर हम समीकरण 42 में जो समीकरण 43 है इसका अगर भाग दे दे तो U1 प्लस V1 इजिकल टू U2 प्लस V2, अर्थात U1 माइनस U2 इजिकल टू माइनस V1 माइनस U2। तो यहाँ एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पूर्व कणों का आपेक्षिक वेग व टक्कर के पश्चात कणों का आपेक्षिक वेग परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में हो जाता है। यहाँ टकराने वाले कण जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। यदि टक्कर के बाद कणों के वेग V1 व V2 के मान ज्ञात करने हो तो
V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V1 माइनस U2 या V1 इज इक्वल टू U2 प्लस U2 माइनस V1। अब अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2 U2। इसी प्रकार U2 इज इक्वल टू 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M2 M1 प्लस M2 U2, जिनकी सहायता से हम एक भी कण में टक्कर के पश्चात उन कणों के वेग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट केस लेके चले तो समान द्रव्यमानों के लिए, अर्थात फर्स्ट स्थिति में देखिए तो M1 इज इक्वल टू M2 हो तो M1 इज इक्वल टू M2 हो तो V1 इज इक्वल टू U2 व V2 इज इक्वल टू V1, अर्थात टक्कर के पश्चात उन कणों के जो वेग है वो वेगों का विनिमय हो जाता है। यानी प्रारंभिक में जो प्रथम कण का वेग था वो टक्कर के पश्चात द्वितीय कण का वेग हो जाता है और द्वितीय कण का जो वेग था वो प्रथम कण का हो जाता है। इसी प्रकार यदि एक टक्कर से पूर्व कण M2 विराम अवस्था में हो तो, अर्थात U2 इज इक्वल टू 0 हो तो V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 U2 व V2 इज इक्वल टू M2 M1 प्लस M2 U1। तो प्रथम कण की गतिज ऊर्जा का वह भाग जो द्वितीय कण को स्थानांतरित होता है, अर्थात KF इज इक्वल टू फाइंड आउट किया हमने दिस वन। थर्ड केस अगर हम ये देखिए, यदि कण M2 M1 की तुलना में बहुत भारी हो, अर्थात M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M1, तो इस स्थिति में V1 इज इक्वल टू माइनस U1 प्लस 2 U2 और V2 इज इक्वल टू 2M1 M2 U1 प्लस U2 अप्रॉक्सीमेटली U2 के इक्विवेलेंट। अगर फोर्थ केस की हम बात करें जहाँ M1 जो है वो M2 से ज़्यादा भारी हो, यानी M1 इज ग्रेटर देन M2 हो तो V1 इज इक्वल टू U1 तथा V2 इज इक्वल टू 2U1 माइनस U2 के इक्विवेलेंट रहे। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में इसी का द्रव्यमान के अंदर निर्दिष्ट तंत्र के अंदर